आज हम बात करने वाले हैं द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटिन बुक के बारे में। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी वाली लाइब्रेरी थी। वहां का माहौल एकदम शांत, किताबों की खुशबू से भरा हुआ और दीवारों पर लगे पुराने घड़ी की धीमी टिक टिक से सजीव रहता था। वहीं 34 साल का आर्यन अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ से कुछ पल चुराकर लाइब्रेरी आया करता था। आर्यन एक आईटी प्रोफेशनल था और उसकी जिंदगी का हर दिन स्क्रीन, कोड्स और मेल्स के बीच उलझा रहता। उस दिन आर्यन ने लाइब्रेरी की एक शेल्फ से एक किताब निकाली जिसका नाम था द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। किताब का टाइटल उसे एकदम अपनी ओर खींच लाया। उसे लगा शायद ये किताब उसे उसकी अपनी उलझनों का हल दे सके। किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते ही उसे ऐसा लगा जैसे ये उसी की जिंदगी के बारे में लिखा गया हो। अंडरस्टैंड लिमिट्स ऑफ योर अटेंशनल सिस्टम किताब के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था। आर्यन ने सोचा, अटेंशनल सिस्टम, ये क्या भला है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें खुलने लगीं। लेखक डैनियल लेविटिन ने बताया कि हमारा दिमाग हर समय हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। आर्यन ने पढ़ा, योर ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू फोकस एंड मल्टीटास्किंग इज नॉट एज प्रोडक्टिव एज पीपल थिंक इट इज। उसने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे ऑफिस में वो एक साथ 3-4 काम करता रहता था। एक तरफ ईमेल खोलकर पढ़ रहा होता, दूसरी तरफ किसी क्लाइंट से कॉल पर होता और उसी बीच कोड लिखने की कोशिश करता। तो मैं इतने दिनों से गलत कर रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसने पढ़ाई जारी रखी। किताब में लिखा था कि हर बार जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करता है तो कॉग्निटिव कॉस्ट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आर्यन कोडिंग छोड़कर मेल का जवाब देने बैठता तो उसका दिमाग उस स्विच के प्रोसेस में कुछ ऊर्जा और समय खो देता। उसने खुद को याद दिलाया कि पिछले हफ्ते उसने एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कितनी बार गलतियां की थी। वो सोचता था कि वो एफिशिएंट है, लेकिन सच में वो बस अपना ध्यान बटाता जा रहा था। आर्यन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर कुछ पीछे झुक गया। लाइब्रेरी का शांत माहौल उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे लगा, क्या सच में मेरी पूरी जिंदगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से खराब हो रही है? वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगा, जब उसे सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होता था, चाहे वो पढ़ाई हो, क्रिकेट खेलना हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना। अब जिंदगी इतनी उलझ गई थी कि वो एक पल भी शांत होकर किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। उसने किताब फिर से खोली। लेखक ने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया था, बैच सिमिलर टास्क्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ टास्क स्विचिंग। आर्यन ने सोचा, शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। उसने मन ही मन प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो अब ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करेगा और बाकी समय कोडिंग पर ध्यान देगा। उसने अपनी घड़ी देखी। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया था। उसने किताब को वापस शेल्फ पर रखने की बजाय उसे लाइब्रेरी से इश्यू करवा लिया। उसे लगा, ये किताब अभी पूरी नहीं पढ़ी तो कुछ अधूरा रह जाएगा। घर पहुंचकर उसने किताब फिर से खोली। उसमें लिखा था कि हमारा दिमाग ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स के साथ बेहतर काम करता है। उसने तुरंत अपनी डेस्क पर पड़े बिखरे हुए पेपर, पेन और पुराने नोट्स को एक जगह इकट्ठा किया। उसने अपने कंप्यूटर पर भी सारे फोल्डर्स को सही तरीके से रीऑर्गेनाइज किया। अगले दिन उसने ऑफिस में अपना नया प्लान लागू किया। सुबह ऑफिस पहुंचकर उसने पहले ईमेल्स चेक की और फिर अपने पूरे ध्यान से कोडिंग शुरू की। उसे हैरानी हुई कि वो कितनी जल्दी और बिना किसी गलती के काम पूरा कर रहा था। आर्यन का दिन पहले से कहीं बेहतर और शांतिपूर्ण लगा। उसने महसूस किया कि जब वो एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान देता है तो न सिर्फ उसका काम बेहतर होता है बल्कि उसे ज्यादा खुशी भी महसूस होती है। शाम को उसने फिर से किताब खोली। इस बार उसने अगले चैप्टर पर जाने से पहले उस दिन के अपने अनुभव को सोचा। उसे एहसास हुआ कि किताब सिर्फ एक पाठ नहीं दे रही थी बल्कि उसकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन रही थी। वो इस सोच में डूबा था कि अगर सिर्फ एक चैप्टर ने उसकी सोच को इतना बदल दिया तो पूरी किताब क्या करेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आर्यन की जिंदगी में अभी बहुत बदलाव आने बाकी थे। शायद ये किताब सिर्फ मेरे दिमाग को नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को रीऑर्गेनाइज कर देगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा।
आर्यन अगले दिन शाम को घर पहुंचा तो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। किताब के पहले पार्ट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने महसूस किया कि जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचना और काम करना भी जरूरी है। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठा, उसने किताब उठाई और दूसरा चैप्टर खोल लिया। ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स टू एड मेमोरी, उसने धीरे से पढ़ा। आर्यन कुछ ठिठक गया। उसने सोचा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये किस चीज की बात हो रही है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, सारी बातें साफ होने लगी। लेखक ने लिखा था कि हमारा दिमाग सीमित क्षमता वाला है। हर चीज याद रखने की कोशिश करना न सिर्फ थकाऊ है, बल्कि अनावश्यक भी। आर्यन को पिछले हफ्ते की वो सुबह याद आई जब वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और अपनी चाबियां ढूंढने के लिए पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो मैं वही कर रहा हूं जो इस किताब में अवॉइड करने को कहा गया है, उसने खुद से कहा। लेखक ने सलाह दी थी कि छोटी छोटी चीजों के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए चाबियों और चश्मे जैसी चीजों के लिए एक फिक्स जगह होनी चाहिए। इससे हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों को याद करने में समय बर्बाद नहीं करता। आर्यन ने किताब में पढ़ा, राइटिंग डाउन टास्क्स एंड आइडियाज रादर देन ट्राइंग टू रिमेंबर देम हेल्प्स डिक्लटर द माइंड एंड एनहांसेस फोकस। मतलब मुझे अपनी याददाश्त के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, उसने खुद से सवाल किया। उसने किताब बंद की और अपने कमरे का मुआयना करने लगा। उसकी डेस्क पर कागजों का ढेर, बिखरे हुए पेन और फोन चार्जर पड़ा हुआ था। वो मुस्कुराया। किताब की बात सही है, मेरा दिमाग बिखरी हुई चीजों के बीच खुद बिखर जाता है। उसने फौरन अपनी डेस्क साफ करना शुरू किया। कागजों को अलग अलग फोल्डर में रखा, पेन को पेन होल्डर में डाला और चार्जर को सही जगह पर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी चाबियों के लिए एक छोटी सी ट्रे निकाली और तय किया कि अब से वो चाबियां वहीं रखेगा। आर्यन ने महसूस किया कि इन छोटी छोटी चीजों से उसे कितना सुकून मिल रहा है। उसने मन ही मन तय किया कि अगले दिन से वो ऑफिस में भी अपना वर्क स्पेस रीऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन किताब में सिर्फ चीजें रखने की बात नहीं थी। लेखक ने बताया था कि कैसे लिखना भी एक असरदार तरीका है। दिमाग में सारी बातें रखने के बजाय उन्हें कहीं लिख लेना हमारी याददाश्त पर से दबाव कम करता है। आर्यन को याद आया कि जब वो कॉलेज में था तब कैसे नोट्स बनाता था और हर चीज का रिकॉर्ड रखता था। अब वो सब भूल गया था। उसने अपनी नोटबुक उठाई और उसमें वो सारे छोटे बड़े काम लिख दिए जो उसे अगले दिन करने थे। उसने महसूस किया कि ऐसा करने से उसका दिमाग खाली और हल्का महसूस कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में उसने वही किया। उसने अपनी डेस्क को साफ सुथरा रखा और अपने कंप्यूटर पर भी एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने दिन के पहले ही घंटे में अपने सारे ईमेल्स के जवाब दे दिए और फिर अपने कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। शाम को घर लौटते वक्त उसने सोचा, क्या ये सब सिर्फ एक किताब की वजह से हो रहा है? उसे लगने लगा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव ला रहा है। रात को उसने फिर से किताब खोली। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, हमारी याददाश्त हमारे पर्यावरण से बहुत प्रभावित होती है। अगर हमारा आसपास का माहौल बिखरा हुआ है तो हमारा दिमाग भी बिखरा हुआ महसूस करता है। आर्यन ने किताब बंद की और अपने पूरे घर को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसकी डेस्क ही नहीं, बल्कि पूरा घर एक रीऑर्गेनाइजेशन की मांग कर रहा था। उसने सोचा कि वो वीकेंड पर घर की सफाई और चीजों को सही जगह रखने का प्लान करेगा। वो किताब के दूसरे पार्ट से भी उतना ही प्रभावित हुआ था जितना पहले से। उसे लगने लगा था कि अगर उसने इस किताब के सारे लेसन्स अपनी जिंदगी में लागू कर लिए तो शायद वो वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। उसकी सोच और आदतें पूरी तरह बदल जाएंगी। आर्यन को अब हर रात इस किताब के साथ बिताना अच्छा लगने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसके लिए एक गाइड बन चुकी है। आर्यन की दिनचर्या अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले वो हर सुबह बेमन और घबराहट में शुरू करता था, लेकिन अब उसकी सुबह में एक अजीब सी शांति और उत्साह आ गया था।
द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की सलाह मानते हुए उसने अपनी चीजों को व्यवस्थित करना और अपनी लाइफ को कुछ सरल बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जानता था कि सफर अभी लंबा है। उस शाम ऑफिस से लौटने के बाद उसने अपनी आदत के मुताबिक किताब उठाई। तीसरा चैप्टर था प्रायोरिटाइज टास्क्स इफेक्टिवली। आर्यन के दिमाग में जैसे घंटी बज उठी। उसने खुद से कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि क्या पहले करूं और क्या बाद में। पढ़ते हुए उसने समझा कि हमारी दिन भर की ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती है। हर बार जब हम एक छोटा या बड़ा फैसला लेते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। लेखक ने इसे डिसीजन फटीग कहा था। जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी फैसले लेने की ताकत कमजोर होने लगती है। आर्यन को तुरंत ही अपने दिन का ख्याल आया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता था। कौन से ईमेल का जवाब पहले देना है, कौन सा काम पहले करना है, या लंच में क्या खाना है। इन छोटे फैसलों के चक्कर में उसके बड़े और महत्वपूर्ण काम अक्सर पीछे रह जाते थे। लेखक ने सुझाव दिया था कि हर दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। उसे वो कहानी याद आई जिसमें एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को एक जार में पत्थर, कंकड़ और रेत भरने के बारे में बताया था। अगर आप रेत और कंकड़ों से जार भरते हैं तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती, लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थरों को डालते हैं तो बाकी चीजें उनके आसपास फिट हो जाती हैं। तो मुझे भी अपने दिन के बड़े पत्थर पहले चुनने होंगे, आर्यन ने सोचा। उसने किताब के सुझाव को ध्यान से पढ़ा। लेखक ने लिखा था कि सभी कामों को 4 कैटेगरी में बांटना चाहिए। 1, महत्वपूर्ण और तुरंत, जो काम तुरंत करना जरूरी है। 2, महत्वपूर्ण लेकिन समय सेंसिटिव नहीं, जो महत्वपूर्ण है लेकिन समय सेंसिटिव नहीं है। 3, महत्वपूर्ण नहीं लेकिन अर्जेंट, जो तुच्छ हैं लेकिन तुरंत ध्यान खींचते हैं। 4, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है। आर्यन ने अपनी नोटबुक निकाली और अब जैसे कि हर छोटी ईमेल का तुरंत जवाब देना या मीटिंग्स की प्लानिंग। अगली सुबह उसने अपनी नई रणनीति आजमाई। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी लिस्ट देखी और सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क पर काम करना शुरू किया। वो एक महत्वपूर्ण कोडिंग प्रोजेक्ट था जो पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ था। उसने ईमेल्स और दूसरी चीजों को इग्नोर किया और पूरे 2 घंटे सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया। 2 घंटे बाद उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। ये तो सच में काम कर रहा है, उसने खुद से कहा। उसने महसूस किया कि जब उसने सबसे कठिन और जरूरी काम पहले कर लिया तो बाकी चीजों के लिए वो ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी दिन भर की प्रगति को देखा। उसने महसूस किया कि जब हम छोटे और गैर जरूरी फैसलों को छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा सोचने और बेहतर काम करने के लिए खुला रहता है। रात को किताब पढ़ते हुए उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई। लेखक ने कहा था कि हमारे दिमाग को बार बार टास्क स्विच करने से बचाने के लिए हमें समय और ऊर्जा को सही तरीके से बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, ईमेल्स के लिए दिन में 1 या 2 बार का समय तय करना, बजाय इसके कि हर 10 मिनट पर कुछ न कुछ करना। मिनट में मेल चेक करते रहें। आर्यन ने अगले दिन के लिए एक नया नियम बनाया। उसने तय किया कि वो सुबह 10 बजे और फिर शाम को 4 बजे ही ईमेल्स चेक करेगा। बाकी समय वो अपने मुख्य कामों पर ध्यान देगा। उसने महसूस किया कि इस एक छोटे से बदलाव ने उसकी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी में एक पैटर्न बनने लगा। हर दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से होती, फिर दूसरे कामों पर ध्यान दिया जाता। उसने देखा कि इस बदलाव ने न सिर्फ उसके काम को बेहतर बनाया बल्कि उसकी मानसिक शांति भी लौटने लगी थी। आर्यन को अब समझ आने लगा था कि जिंदगी को बेहतर बनाने का मतलब हर चीज पर काम करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन से काम वाकई मायने रखते हैं और उन्हीं पर अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। उसने महसूस किया कि प्रायोरिटाइज टास्क्स इफेक्टिवली सिर्फ एक पार्ट नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। आर्यन को यकीन हो गया था कि यह किताब उसकी जिंदगी को बदलने के लिए लिखी गई थी। उसने मुस्कुराते हुए किताब को बंद किया और सोचा, अभी तो और भी लेसन्स बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या नया सीखने को मिलता है। आर्यन अब किताब के हर नए चैप्टर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए उत्साहित रहता था।
पहले 3 चैप्टर्स ने उसे सिखाया था कि उसकी जिंदगी का हर पल एक योजनाबद्ध तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। उसने महसूस किया था कि किताब सिर्फ उसके काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि उसकी सोचने की प्रक्रिया और खुद के साथ उसके रिश्ते को भी बदल रही थी। उस रात उसने चौथा चैप्टर खोला, लिस्ट्स की शक्ति को स्वीकार करें। उसे यह टाइटल पढ़ते ही मजा आ गया। उसने मन ही मन सोचा, लिस्ट्स, ये तो मैं स्कूल के दिनों में करता था, फिर कब छूट गया ये सब। पढ़ना शुरू करते ही वो लेखक की एक बात पर ठहर गया, क्रिएटिंग लिस्ट्स रिड्यूसेस एंग्जाइटी। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि कैसे हर रात सोने से पहले अगले दिन के कामों के बारे में सोचते हुए उसकी नींद उचट जाती थी। वो बार बार ये सोचता, क्या मैंने सब याद रखा है, क्या कुछ भूल जाऊंगा। लेखक ने बताया कि जब हम अपनी सोच को कागज पर लिख देते हैं तो हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। लिस्ट्स हमारे दिमाग का भार कम करके एक रोड मैप की तरह काम करती हैं। आर्यन को समझ आया कि लिस्ट्स बनाना सिर्फ एक काम की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति पाने का तरीका भी है। आर्यन ने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई। उसने एक नई लिस्ट बनाई। 1, अगले दिन ऑफिस में जरूरी टास्क। 2, वो चीजें जो पिछले कई हफ्तों से पेंडिंग थीं। 3, पर्सनल लाइफ में किए जाने वाले छोटे छोटे काम, जैसे ग्रोसरी लाना या किसी दोस्त को कॉल करना। लिस्ट बनाते ही उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अचानक शांत हो गया है। जो बातें उसे कुछ देर पहले तक परेशान कर रही थीं, वो अब एक व्यवस्थित तरीके से सामने आ गई थी। उसे समझ में आया कि जब चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं तो हमारी घबराहट अपने आप कम हो जाती है। अगले दिन सुबह आर्यन ने अपनी लिस्ट निकाली और सबसे पहले उसे पढ़ा। उसने दिन के पहले घंटे में ही सबसे जरूरी काम पूरे कर ली। उसने देखा कि लिस्ट्स उसकी सोच को सही दिशा में मोड़ने का काम कर रही थी। जब भी उसका ध्यान भटकता, वो लिस्ट पर लौट आता और देखता कि उसे अगला क्या करना है। शाम को घर लौटते वक्त उसने बस में बैठकर अपनी लिस्ट को देखा। उसने महसूस किया कि उसने दिन भर में लगभग सब कुछ कर लिया था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर मैं ये आदत हमेशा के लिए अपना लूं तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। रात को उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लेखक ने कहा था कि लिस्ट सिर्फ दिन के छोटे कामों के लिए नहीं होती, बल्कि बड़े सपनों और गोल्स के लिए भी होती है। उसने सोचा कि वो भी अपनी जिंदगी के बड़े सपनों की एक लिस्ट बनाएगा। आर्यन ने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। 1, अगले 3 साल में करियर में प्रमोशन। 2, हर महीने एक नई किताब पढ़ने की आदत। 3, अपने माता पिता को एक बार विदेश घुमाने ले जाना। 4, पर्सनल हेल्थ पर ध्यान देना और जिम शुरू करना। जब उसने लिस्ट पूरी की तो उसे अपने सपने अचानक ज्यादा वास्तविक लगने लगे। उसे ऐसा लगा कि अब यह सब हासिल करना मुश्किल नहीं, क्योंकि उसने उन्हें शब्दों में बदल, सिर्फ एक लिस्ट बना ले और देख तेरा पूरा दिन कैसे बदल जाएगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, चल तेरी बात मान लेता हूं। आर्यन को लगा कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। उस रात उसने किताब के अगले चैप्टर पर नजर डाली। वो जानता था कि अगली सीख उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी, लेकिन इस बार उसने किताब बंद करते हुए सोचा, आज की सबसे बड़ी सीख ये थी कि लिस्ट्स सिर्फ एक साधारण आदत नहीं, बल्कि जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने का जरिया है। आर्यन को अब किताब का हर शब्द अपना सा लगने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अभी तो यह शुरुआत है। आर्यन अब किताब का हर नया पाठ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बेताब रहता था। उसने महसूस किया था कि दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड न सिर्फ उसे बेहतर बनने में मदद कर रही थी, बल्कि उसके सोचने के तरीके को ही बदल रही थी। हर पाठ उसके लिए एक नया आईना लेकर आता, जिसमें वो खुद को और अपनी आदतों को साफ साफ देख पाता। उस शाम जब उसने किताब उठाई तो अगला चैप्टर था, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज शैडो वर्क। ये टाइटल कुछ रहस्यमय सा लगा। उसने सोचा, शैडो वर्क, ये क्या है? लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे समझ आने लगा कि लेखक किस बारे में बात कर रहे हैं। लेखक ने समझाया कि शैडो वर्क वे काम होते हैं जो आमतौर पर न तो किसी के द्वारा पहचाने जाते हैं, न ही उनके लिए हमें कोई भुगतान मिलता है। ये ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो दिन भर हमारी ऊर्जा और समय खा जाते हैं,
आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में शैडो वर्क कितना बड़ा हिस्सा ले रहा है। उसे तुरंत ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का ख्याल आया, जैसे सुबह उठते ही ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस देखना, घर के बिल भरना, ऑनलाइन ऑर्डर्स ट्रैक करना या ऑफिस के लिए मीटिंग सेट करना। ये सब काम छोटे लगते थे, लेकिन असल में इनसे उसकी मानसिक ऊर्जा और समय काफी बर्बाद होता था। लेखक ने कहा था कि शैडो वर्क को पहचानना और इसे मैनेज करना जरूरी है। आर्यन ने सोचा, अगर मैं इन छोटे छोटे कामों को समझदारी से संभाल लूं तो मेरे पास कितना समय और ऊर्जा बच सकती है। आर्यन ने किताब में एक और बात पढ़ी, शैडो वर्क इज नॉट इनहेरेंटली बैड, बट व्हेन अनमैनेज्ड इट बिकम्स अ बर्डन। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी सोचा है कि मैं दिन भर कितनी बार ऐसे कामों में फंसता हूं जो जरूरी नहीं है? उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और पूरे दिन के शैडो वर्क की लिस्ट बनानी शुरू की। 1. सुबह उठकर आधे घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। 2. ऑफिस पहुंचते ही अनावश्यक ईमेल्स पढ़ना। 3 दिन में कई बार अपने डेस्क की बिखरी चीजें सही करना। 4 शाम को ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर ऑफर्स देखना। 5 घर के छोटे छोटे कामों को बिना योजना के करना। लिस्ट बनाते ही आर्यन को समझ आ गया कि ये छोटे छोटे काम कैसे उसकी जिंदगी में छुपकर बड़े बड़े बदलाव ला रहे थे। ये काम उसे मानसिक रूप से थका रहे थे बिना उसे पता चले। अगले दिन उसने शैडो वर्क को मैनेज करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने तय किया कि वो सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय मेडिटेशन करेगा, ईमेल्स को दिन में सिर्फ 2 बार चेक करेगा और ऑफर्स देखने के लिए वीकेंड पर एक तय समय निकालेगा। उसने देखा कि इस छोटे से बदलाव ने तुरंत असर दिखाया। अब उसके पास ज्यादा समय था और उसकी एनर्जी दिन भर बनी रहती थी। उसने महसूस किया कि शैडो वर्क को पहचानना और उसे एक सिस्टम में ढालना कितना जरूरी है। शाम को उसने अपने दोस्त आदित्य से इस बारे में बात की। उसने कहा, तुझे पता है, हमारे दिन के आधे काम ऐसे होते हैं जिनकी ना हमें जरूरत होती है, ना हमें उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। ये शैडो वर्क है और मुझे अब इसे मैनेज करना आ गया है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कैसे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस छोटे छोटे बदलाव करके। सबसे पहले ये समझ कि तेरे दिन में कौन से काम शैडो वर्क हैं, फिर उन्हें या तो डेलीगेट कर दे या एक तय समय पर कर। उस रात जब आर्यन किताब पढ़ रहा था तो उसने लेखक की एक और बात पर ध्यान दिया। लेखक ने कहा था कि शैडो वर्क से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रीमलाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी जिम्मेदारियों को सरल बनाना। आर्यन ने तय किया कि वो अपने घर और ऑफिस में भी शैडो वर्क को कम करने की कोशिश करेगा। उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से काम बांटने की योजना बनाई ताकि हर छोटी बात के लिए उसे ही सब कुछ न देखना पड़े। घर पर उसने अपनी पत्नी से बात की और दोनों ने मिलकर तय किया कि घरेलू कामों की एक स्पष्ट लिस्ट बनाएंगे और उन्हें बांट लेंगे। धीरे धीरे आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित हो रही है। शैडो वर्क को पहचानकर और उसे सही तरीके से मैनेज करके उसने अपने समय और मानसिक ऊर्जा को बचाना सीख लिया था। आर्यन ने खुद से कहा, अगर मैं इस किताब के हर पाठ को अपनी जिंदगी में लागू करता रहा तो मैं सच में वो इंसान बन जाऊंगा जो हमेशा बनना चाहता था। उसने किताब को बंद किया और सोचा, अभी तो और भी सीख बाकी है, देखते हैं आगे क्या नया सीखने को मिलेगा। आर्यन की जिंदगी में अब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड किताब एक गाइड बन चुकी थी। हर नया चैप्टर उसके लिए जैसे एक नई खिड़की खोलता, जिससे उसे खुद की और अपनी आदतों की गहराई समझ में आती। पिछला पार्ट जिसमें उसने शैडो वर्क को पहचानने और मैनेज करने का तरीका सीख, चाहे वो हमारे जीवन के अनुभव हों, लोगों के चेहरे हों या हमारे काम से जुड़ी जानकारी, दिमाग हर चीज को कैटेगरी में बांटता है। कैटेगराइजेशन रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड, लेखक ने लिखा। आर्यन को यह बात तुरंत समझ आ गई। उसने सोचा, सच में अगर हर चीज बेतरतीब हो तो दिमाग कितना परेशान हो जाएगा। कैटेगराइज करके चीजों को सही जगह पर रखना दिमाग को रिलैक्स करता है। आर्यन ने अपने ऑफिस का ख्याल किया। उसकी कंप्यूटर फाइलें अक्सर बिखरी रहती थीं। डेस्कटॉप पर दर्जनों आइकन, ईमेल्स बिना किसी फोल्डर में सेव किए और पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलें इधर उधर। जब भी उसे किसी पुरानी फाइल की जरूरत होती तो उसे घंटों ढूंढना होता। वो अक्सर सोचता, काश मैंने इसे किसी फोल्डर में रखा होता,
लेखक ने सुझाव दिया था कि डिजिटल और फिजिकल दोनों जगहों पर कैटेगराइजेशन का तरीका अपनाना चाहिए। इससे न केवल समय बचता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। आर्यन ने तुरंत अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन खोली और फैसला किया कि वो आज ही इसे व्यवस्थित करेगा। उसने एक नई लिस्ट बनाई। 1. पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग फोल्डर। 2. व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स के लिए एक जगह। 3. हर महीने की ईमेल्स को अलग अलग फोल्डर्स में बांटना। 4. अपने डेस्कटॉप पर सिर्फ 5 सबसे जरूरी आइकन रखना। जब उसने ये सब किया तो उसकी स्क्रीन एकदम साफ सुथरी लगने लगी। आर्यन ने महसूस किया कि सिर्फ ये छोटा सा बदलाव करने से उसका दिमाग कितना हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे अब उसके पास चीजों पर बेहतर नियंत्रण है। रात को जब वो किताब पढ़ने बैठा तो लेखक की एक और बात ने उसका ध्यान खींचा। लेखक ने कहा था कि कैटेगराइजेशन सिर्फ डिजिटल या फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी लागू किया जा सकता है। आर्यन को तुरंत अपनी ऑफिस मीटिंग्स की याद आई। जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम सामने आता था तो पूरी टीम अक्सर बिखरे हुए आइडियाज के साथ चर्चा करती थी। इसका नतीजा ये होता कि किसी को समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करनी है। उसने सोचा, अगर हम अपने आइडियाज को कैटेगरी में बांट लें तो शायद चीजें आसान हो जाएं। अगले दिन ऑफिस में उसने ये प्रयोग किया। एक मीटिंग के दौरान उसने सबको अपने आइडियाज को 4 कैटेगरी में बांटने को कहा। 1. तुरंत हल होने वाले छोटे प्रॉब्लम्स। 2. लंबे समय के लिए प्लान किए जाने वाले काम। 3. रिसोर्सेज से जुड़े मुद्दे। 4. टीम के सदस्यों से फीडबैक की जरूरत वाले टॉपिक्स। मीटिंग के अंत तक हर चीज इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि पूरी टीम आर्यन की तारीफ करने लगी। उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तरीका तो वाकई मददगार है। आर्यन को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। शाम को घर पर उसने अपने पर्सनल जीवन में भी कैटेगराइजेशन को लागू करने की सोची। उसने अपने अलमारी की तरफ देखा जहां कपड़े इधर उधर पड़े थे। उसने फैसला किया कि वो इसे भी व्यवस्थित करेगा। उसने कपड़ों को 3 कैटेगरी में बांटा, ऑफिस के कपड़े, कैजुअल कपड़े और पार्टी वियर। जब अलमारी व्यवस्थित हो गई तो उसने देखा कि अब कपड़े ढूंढना कितना आसान हो गया था। आर्यन ने खुद से कहा, कैटेगराइजेशन सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका नहीं है, यह दिमाग को हल्का करने का जरिया भी है। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लेखक ने लिखा था, इफेक्टिव कैटेगराइजेशन हेल्प्स अस फाइंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली एंड रिड्यूसेस डिसीजन फटीग। आर्यन ने सोचा कि यह पाठ भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अभी तो और भी सीखना बाकी है, देखते हैं आगे की किताब क्या सिखाती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त उसने अपने सहकर्मी आदित्य से कहा, भाई तुझे पता है, चीजों को कैटेगरी में बांटना सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि हमारी सोच को भी साफ करता है। तू भी ट्राई कर। आदित्य ने जवाब दिया, चल आज से ही शुरू करता हूं। आर्यन को अब हर दिन किताब पढ़ने और नए पाठ को अपनी जिंदगी में लागू करने में मजा आने लगा था। उसने महसूस किया कि हर छोटी आदत जब सही तरीके से अपनाई जाती है तो जिंदगी को बेहतर बना सकती है। यह तो बस शुरुआत है, उसने सोचा, अभी तो और भी सीख बाकी है। आर्यन को अब किताब के हर चैप्टर का इंतजार रहता था। हर नया पाठ उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ देता जो न केवल उसे बेहतर इंसान बना रहा था, बल्कि उसकी रोजमर्रा की परेशानियों को भी हल्का कर रहा था। उस रात जब उसने किताब खोली तो अगला चैप्टर था, यूज ऑफ डेजिग्नेटेड प्लेसेस। आर्यन ने टाइटल पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसे तुरंत याद आया कि कितनी बार उसने खुद को ऐसी स्थिति में पाया था जहां वो अपनी चाबी या मोबाइल ढूंढने के लिए पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता था। उसने सोचा, अगर इस छोटे से टॉपिक पर पूरा एक चैप्टर है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लेखक की बात ने एकदम पकड़ लिया। लेखक ने लिखा था कि द रूल ऑफ द डेजिग्नेटेड प्लेस नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो रिड्यूसेस मेंटल क्लटर। आर्यन ने सोचा, सच में मैं रोज कितनी बार अपनी चीजें ढूंढने में समय बर्बाद करता हूं। अगर हर चीज की एक तय जगह हो तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आर्यन को अपनी सुबह की दिनचर्या याद आई। हर दिन ऑफिस जाने से पहले वो चाबी, वॉलेट और मोबाइल चार्जर ढूंढने में परेशान हो जाता था।
कभी कभी तो इतनी देरी हो जाती कि उसे घर से निकलने से पहले झुंझलाहट महसूस होती। उसने सोचा, अगर मेरी इन चीजों की एक तय जगह होती तो शायद मुझे ये परेशानी कभी ना होती। लेखक ने समझाया था कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस जब हमें बार बार चीजें ढूंढनी पड़ती हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक तनाव में पड़ जाता है। उसने तुरंत ही इस आइडिया को अपनी जिंदगी में लागू करने की ठानी। उसने अपने कमरे को ध्यान से देखा और कुछ ठोस कदम उठाने का फैसला किया। 1. उसने अपने दरवाजे के पास एक छोटी टेबल रखी और तय किया कि चाबी हमेशा वहीं रखेगा। 2 वॉलेट और घड़ी के लिए उसने अपने बेड साइड टेबल का एक कोना तय किया। 3 मोबाइल चार्जर के लिए उसने एक सॉकेट के पास एक छोटी ट्रे लगाई। 4 जूतों के लिए एक अलग शेल्फ तय की। उसने रात को यह सब व्यवस्थित किया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसने पाया कि सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। चाबी, वॉलेट, मोबाइल, सब कुछ। उसने महसूस किया कि सुबह की वो भाग दौड़ जो रोज उसकी शुरुआत को बिगाड़ देती थी अब गायब हो चुकी है। उसने मन ही मन सोचा, ये तो वाकई काम कर गया। ऑफिस में उसने अपने दोस्त आदित्य को इस नए नियम के बारे में बताया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। आर्यन ने कहा, आसान चीजें ही तो सबसे ज्यादा असर करती हैं। तू आज से ट्राई कर। शाम को घर लौटते वक्त उसने सोचा कि अगर ये नियम छोटी छोटी चीजों पर इतना असर डाल सकता है तो बड़े पहलुओं पर इसे कैसे लागू किया जा सकता है। उसने अपने ऑफिस का ख्याल किया, जहां फाइलें और डॉक्यूमेंट्स अक्सर बिखरे रहते थे। उसने फैसला किया कि वो ऑफिस में भी इस नियम को अपनाएगा। अगले दिन ऑफिस में उसने अपने डेस्क को व्यवस्थित किया। उसने हर चीज के लिए एक तय जगह बनाई। पेन और स्टेशनरी के लिए एक स्टैंड, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक फोल्डर, कंप्यूटर स्क्रीन के पास पोस्ट इट नोट्स के लिए एक छोटा बॉक्स, पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलों के लिए एक ड्रावर। सिर्फ 1 घंटे के काम ने उसकी टेबल को इतना व्यवस्थित बना दिया कि अब उसे कोई भी चीज ढूंढने में मुश्किल नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि यह बदलाव न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा था, बल्कि उसे मानसिक शांति भी दे रहा था। शाम को घर पर उसने सोचा कि यह नियम उसके पर्सनल जीवन में और कहां-कहां लागू किया जा सकता है। उसे याद आया कि उसकी अलमारी अक्सर बिखरी रहती थी। कपड़े ढूंढने में भी काफी समय बर्बाद होता था। उसने अलमारी को व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने कपड़ों को कैटेगरी में बांटा और तय किया कि हर कैटेगरी का एक खास सेक्शन होगा। जब अलमारी व्यवस्थित हो गई तो उसने महसूस किया कि अब कपड़े ढूंढना भी कितना आसान हो गया है। उसे एक और बात समझ में आई, हम जितना कम समय बर्बाद करते हैं उतना ही हम बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस का नियम सिर्फ समय बचाने का नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित रखने का भी एक तरीका है। रात को उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लेखक ने कहा था, Having a consistent place for important objects not only saves time but also reduces frustration. आर्यन ने खुद से कहा, अब मैं इस नियम को पूरी तरह से अपनाऊंगा। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि जिंदगी को सरल बनाने का तरीका है। उसने किताब को बंद किया और मुस्कुराते हुए सोचा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह सफर कितना मजेदार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के